सुमन नाम की एक लड़की अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए माता रानी के दरबार जा रही है। माता रानी के जब दरबार जाती है तो बस स्टैंड पर खड़ी होती है। 4 साल पहले जो पति रूठा हुआ है, जो उसे लेने नहीं आया है, वो उसे वहां पर मिल जाता है और दोनों में होती है बातचीत। आखिर क्यों एक पति अपनी पत्नी से रूठा हुआ था? ऐसी क्या नाराजगी थी जो 4 साल निकल जाते हैं? और यहाँ पर दोस्तों दोनों में ही बड़ी बातें भी होती हैं, कुछ बहस भी होती है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सुमन और उसके पति की लव मैरिज थी। कहते हैं लव मैरिज लॉन्ग लाइफ होती है, लंबी चलती है, लेकिन हमने तो जितनी भी घटनाएं सर्च की हैं, जितनी भी कहानी सर्च की हैं, सभी में कुछ ना कुछ उलट पुलट पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हो आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की जो सच्ची स्टोरी है, लव स्टोरी है, वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सुमन नाम की लड़की होती है। सुमन, जिसके घर में उसके माता पिता हैं, ना ही तो सुमन की बहन है, ना ही भाई है, एक लौती बेटी अपने माँ बाप की होती है। सुमन के जो पिता होते हैं वो मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर का गुजारा करते हैं, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर सुमन के पिता एक दिन बीमार हो जाते हैं और ऐसे बीमार हो जाते हैं कि ऐसी बीमारी उनको लग जाती है कि वो खाने के रहते हैं, कमाने के नहीं रहते हैं। सुमन, जिसकी छोटी सी उम्र में उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है, 18-19 साल की सुमन होती है। अब कुछ दिन तो समय निकलता है, लेकिन घर का दाना पानी खत्म होने लगा था। जब घर का दाना पानी खत्म होता है तो सुमन अपने माँ से कहती है कि माँ, अब हम क्या खाएंगे? पिताजी तो बिस्तर पर हैं और कैसे हमारा गुजारा होगा? तो सुमन अब अपने लिए अपनी माँ से इजाज़त लेकर और अपने पिता से इजाज़त लेकर नौकरी तलाशती है। दोस्तों 2 दिन तक सुमन को कोई भी नौकरी नहीं मिलती है आसपास कहीं भी। तो अब वो एक शोरूम पर जाती है, जो साड़ी का शोरूम है, सूट वूट भी वहाँ पर बिकते हैं, मतलब एक दुकान है कपड़ों की। और वहाँ के मालिक से जाकर कहती है कि सर, मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, क्या आप मुझे नौकरी पर रखोगे? तो वो जो साड़ी शोरूम का मालिक होता है वो कहता है कि हाँ, हमें एक जो लड़की सेल्समैन की ज़रूरत है, तो आप सही टाइम पर आते हो। और सुमन को वो साड़ी शोरूम का मालिक नौकरी पर रख लेता है। सुमन काफ़ी खूबसूरत थी। 19वें साल में सुमन चलती है और बला की तरह वो खूबसूरत काम करने लगती है शोरूम पर, और बहुत ही ईमानदार और नेक लड़की थी। अपनी ईमानदारी से सुमन वहाँ पर काम करती है और उन्हीं काम के पैसों से अपने घर का गुजारा करती है। दोस्तों धीरे धीरे सुमन के घर की हालत सुधरने लगी थी। अब क्या था, जो शोरूम का मालिक था उसका बेटा होता है आशीष। एक दिन वो अपने पिता का खाना लेकर गाड़ी से शोरूम पर आता है, लेकिन जब आता है तो उस लड़की सेल्समैन को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। आशीष सुमन से मन ही मन एक झलक में प्यार करने लगता है, क्योंकि सुमन खूबसूरत भी थी और काफ़ी समझदार थी। दोस्तों समय का पहिया घूमता है, समय आगे चलता है और सुमन अपना उसी हिसाब से काम करती है। लेकिन अब शोरूम के मालिक का बेटा डेली दुकान पर आया करता, हर दिन आता और चेयर पर बैठ जाता और बस सुमन को ही निहारता रहता। सुमन इन बातों को नोटिस करती है और अब सुमन भी उसकी नज़रों को देखकर मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। 1 साल तक दोनों का प्यार चलता है। अब एक दिन जो ये शोरूम के मालिक का बेटा है आशीष, ये सुमन को अपने पास बुलाता है। सुमन को अपने पास बुलाता है और सुमन से कहता है, एक चेयर को खींचते हुए, कि सुमन यहाँ पर बैठो। जब सुमन वहाँ पर बैठ जाती है तो इससे कहता है कि कुछ खाओगी पियोगी? तो सुमन कहती है कि नहीं, मुझे खाना पीना नहीं है। दोस्तों समझदारी की बात ये थी कि दोनों एक दूसरे को 1 साल तक निहारते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। सुमन को आशीष पानी पिलाता है और सुमन से कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? सुमन कहती है कि नहीं सर, बोलिए, आप तो सर के बेटे हैं। तो यहाँ पर आशीष कहता है, अपनी आंखें बंद करके और मुट्ठी भींच लेता है और कहता है कि सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पिछले 1 साल से मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आशीष एक सांस में पूरे वर्ड बोलता है और सुमन कुर्सी से खड़ी हो जाती है कि ये क्या कह रहे हो सर आप? तो यहाँ पर आशीष कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना बिल्कुल भी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
जब दोनों में ये बातें होती हैं तो सुमन भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मन ही मन वो भी उसे प्यार करती है, और यहाँ पर एक मन्नत मांगती है कि माता रानी, अगर आशीष से मेरी शादी हो गई तो मैं तुम्हारे दर आऊंगी और पैदल यात्रा करूंगी नीचे से ही। वैष्णो माँ की ये बोल लेती है कि मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए मंदिर में जरूर आऊंगी। यहाँ पर मन्नत बोलकर, लेकिन मन ही मन में मन्नत रहती है, और सुमन कहती है आशीष से कि सुमन, आशीष, मेरा और आपका मेल नहीं है। आप मेरे बॉस हो, सर हो, मैं आपके घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। और यहाँ से सुमन आशीष से इन बातों को कहकर बाहर निकल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही बातें थी जो आशीष के मन में थी। अब आशीष परेशान हो जाता है, 2 या 3 दिन तक इन बातों पर विचार करता है, और आशीष अपने पिता से मिलता है। पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे? तो आशीष के पिता कहते हैं कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताओ आपको क्या चाहिए। क्योंकि उनका वो एक लौता बेटा था और उसकी वो हर इच्छा पूरी किया करते थे आशीष के जो माँ बाप थे। तो आशीष यहाँ पर कहता है कि पिताजी, जो हमारे शोरूम में काम करती है सुमन नाम की लड़की, मैं उससे प्यार करता हूँ। पिताजी पहली बार में सुनकर गुस्से में लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा, वो हमारी दुकान पर काम करती है, समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? तुम उस लड़की से शादी करोगे? तो आशीष यहाँ पर कह देता है कि पिताजी, जीवन भर किसी और का मुंह नहीं देखूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी शादी नहीं की तो मैं सुमन के बिना जिंदा जीवित नहीं रहूंगा। जब ये बात अपने बेटे की एक पिता सुनता है तो बेटे के आगे मजबूर हो जाता है, और आशीष के माँ बाप सुमन के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सुमन शोरूम पर ही काम कर रही है, उसे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आशीष के माँ बाप अपने बेटे की जिद के आगे झुक जाते हैं और सुमन के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। जब सुमन के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तो सुमन के घर को देखकर जो सुमन की सास बनने वाली है वो मुंह चढ़ाती है और अपने पति से कहती है कि ये कैसे घर की बेटी पसंद की है बेटा ने, हमारा समाज में क्या मान सम्मान रहेगा इतने गरीब घर से। क्योंकि सुमन का घर काफ़ी दयनीय हालत में था, बहुत बुरी हालत उस घर की होती है। अंदर इंटर जाते हैं घर में अंदर, तो यहाँ पर सुमन के माँ बाप मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग कौन? तो वो बताते हैं कि आपकी बेटी और हमारा बेटा प्यार करते हैं, अगर आप इजाज़त दोगे तो हमारे बेटे और आपकी बेटी की शादी तय हो जाएगी। सुमन के पिता मना करते हैं कि साहब, हम आप लायक नहीं हैं, आप कहाँ पर हो और हम कहाँ पर हों, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर आशीष का पिता उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि नहीं, शादी तो मेरे ही बेटे से करनी होगी, वरना हमारा एक लौता बेटा है, उसने ये कहती है कि मैं अपनी जान तक दे दूंगा। अब यहाँ पर सुमन का पिता भी मान जाता है, दोनों ही परिवार मिलकर इस शादी को संपन्न कर देते हैं, और यहाँ पर आशीष के घर वाले ही शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं। दोस्तों, सुमन दुल्हन बनकर उस घर में आ जाती है सपने लेकर, और अपने सपनों को पूरा करने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात थी, जो सुमन की सास है, आशीष की माँ है, वो सुमन को तरह तरह के ताने मारा करती, कहती कि तुमने तो मेरे बेटे को फंसाया है, तुमने हमारे घर की दौलत और शोहरत देखकर मेरे बेटे को फंसाया है, वरना अगर तुम मेरे बेटे के सामने नहीं होती तो शायद तुम मेरे घर की बहू नहीं होती। इस तरह के ताने सुमन को मारे जाते हैं। सुमन अपने पति से इन बातों को कहती है, लेकिन वो पति कह देता है कि कोई बात नहीं यार, माई तो है, कह रही है तो इन बातों को दूर करो। अब दोस्तों, 1-1.5 महीना शादी को निकल जाता है, तभी सुमन के मम्मी पापा सुमन से मिलना चाहते हैं, और वो एक ऑटो रिक्शा कर उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। जब ऑटो रिक्शा में से उतरते हैं तो रिक्शा वाला खुले पैसे मांगता है, क्योंकि उनके पास बंधे थे, बड़ा नोट था 500 का। तो यहाँ पर वो कहते हैं, ऑटो वाला कहता है कि अरे साहब, तुम्हारा घर आ गया, अंदर से जाओ और पैसे लेकर आओ, मुझे तो पैसे चाहिए। अब सुमन का पिता सुमन के पास आता है और कहता है कि बेटी, क्योंकि वहाँ पर सुमन की सास भी खड़ी होती है और सुमन भी खड़ी होती है, तो सुमन का पिता कहता है कि बेटी, मुझे कुछ पैसे खुले दे दो, मेरे पास खुले नहीं हैं। नहीं, ऑटो वाले के पास खुले हैं, वरना मैं वहीं से दे देता, और वो हमारे इंतज़ार में खड़ा है। सुमन कुछ पैसे अंदर लेने जाती है, खुले पैसे, तभी सुमन की सास उसके पिता को खरी खोटी सुनाने लगती है। सुमन कहती है कि तुम भिखमंगे हो, तुम यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की, और हमारे यहाँ पर अगर आया करते हो तो किसी गाड़ी से आया करो, हमारी भी सोसाइटी में इज्जत है, मान सम्मान है, तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, तुम तो भूखे हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सब बातें सुमन सुनती है। सुमन कहती है
कि माँ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी सुमन का जो पिता होता है इन सब बातों को सुनते ही और वो बंधा नोट अपने साथ लेकर बेटी के हाथ से वो खुले रुपए भी नहीं लेता है और उसी ऑटो में उल्टा अपने घर हो लेता है। सुमन कहती है कि माँ तुम ऐसा क्यों कहती हो। तभी सुमन की सास कहती है कि मैं तो ऐसे ही कहूँगी और तू कहाँ की दूध की धुली है, तूने भी मेरे बेटे को फांसा है। अब ये कहती है कि माँ आप मुझसे कुछ भी कहो लेकिन मेरे माँ बाप का ऐसे आपको अपमान नहीं करना चाहिए था। वो उल्टे ही पाम लौट गए। तो यहाँ पर सास बहू में बहस हो जाती है और सास तरह तरह की गालियाँ और बातें सुमन को सुनाने लगती है। सुमन यहाँ पर एक फैसला लेती है कि जहाँ पर मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं है मैं वहाँ पर नहीं रह सकती और सुमन अपना बैग पैक करती है और वो भी अपने माँ बाप के पीछे पीछे अपने घर चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक घर उजड़ जाता है एक सास के बदौलत से। अब शाम को आशीष आता है तो आशीष को जो सुमन की सास थी, आशीष की माँ थी, कुछ और ही कहानी बताती है। आशीष की माँ कहती है कि बेटा मैंने तो बस इतना ही बोला था कि तुम यहाँ पे आते हो तो किसी गाड़ी को कर ले आया करो, हमारी भी समाज में इज्जत है। और वो इतनी ही बात सुन के यहाँ से भाग जाते हैं और उनके पीछे पीछे तुम्हारी पत्नी अपना बैग पैक कर यहाँ से चली जाती है। आशीष को गुस्सा आता है कि मैंने सुमन को इतना समझाया था कि माँ कह रही है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और आशीष अब अपनी पत्नी से रूठ जाता है। दोस्तों यहाँ पर मन मुटाव इतने हो जाते हैं क्योंकि आशीष की माँ तरह तरह की बातें आशीष के कानों में डालती है और आशीष अब ऐसा हो चुका था कि वो सुमन के पास फोन तक नहीं करता है। धीरे धीरे दोस्तों समय निकलता है। समय निकलते इतना समय हो जाता है कि 4 साल आशीष और सुमन को अलग रहते रहते निकल जाते हैं। लेकिन आशीष सुमन को डिवोर्स नहीं देता और सुमन की यादों में खोया खोया रहता है क्योंकि 1.5 महीने ही सुमन उसके पास रह पाती है। वो उसकी यादों में खोया खोया रहता है। जब आशीष की माँ ये सब कुछ देखती है तो अपने आप को कोसती है कि शायद मैं उस दिन अपनी जुबान बंद करती तो आज मेरा बेटा खुश रहता, और यहाँ पर वो पश्चाताप करने लगती है। अब दोस्तों आशीष अपने पिता का बिजनेस शोरूम का संभालता है। अब सुमन ने जो मन्नत मांगी थी उस मन्नत को पूरा करने के लिए सुमन बस स्टॉप पर खड़ी होती है। बस स्टॉप पर जब सुमन खड़ी होती है तो उस दिन आशीष गाड़ी से जा रहा है और वो सुमन को देखकर गाड़ी रोक लेता है। लेकिन तब तक गाड़ी रुकती तब तक सुमन बस में चढ़ जाती है। आशीष गाड़ी से उतरकर उस बस में चढ़ जाता है और कहता है कि सुमन तुम कहाँ जा रही हो। सुमन पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊं, 4 साल हो गए आज तक कोई सुध नहीं ली, तो अब मेरे जाने ना जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और सुमन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कुछ भी अपने पति से नहीं बोल पाती है। आशीष कहता है कि सुमन तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली गई। मुझे भी गुस्सा आता रहा और मेरा ईगो हर्ट होता अगर मैं तुम्हें लेने के लिए आता। मैं तुम्हारे इंतजार में 4 साल से बैठा हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़ना चाहता तो डिवोर्स दे देता। यहाँ पर सुमन कहती है कि क्या तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ ने हमसे क्या कहा। उस दिन पिताजी जब तुम्हारे घर आते हैं तो तुम्हारी माँ मेरे पिता से भला बुरा कहती है, और जब मैं कहती हूँ कि माँ आपने ऐसा क्यों किया तो वो मुझसे भी भला बुरा कहती है। हर रोज का काम था आशीष, मैं कैसे रह पाती। जब ये बात आशीष सुनता है तो आशीष कहता है कि माँ ने तो मुझे कुछ और ही बताया था और तुम मुझे कुछ और ही बता रही हो। तो यहाँ पर सुमन कहती है कि आशीष अगर एक तरफा बात सुनोगे ना तो ऐसा ही होगा। अब तो हम 4 साल दूर रहे हैं, शायद जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएंगे, और मैं वो मन्नत पूरी करने के लिए जा रही हूँ। जिस दिन तुमने मुझसे इजहार किया था उस दिन मैंने मांगा था कि माता रानी अगर मेरी और आशीष की शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे दर पर जरूर आऊँगी। अब मुझे लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई है, तभी मैं वो मन्नत पूरी करने जा रही हूँ, ताकि मेरी कोई गलती है तो मेरा घर बस पाए। जब आशीष ये बात सुनता है तो वहाँ पर सुमन के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि देवी मुझसे गलती हो गई, क्या आप इस गाड़ी बस से उतरोगे और मैं और तुम साथ में गाड़ी से वैष्णो माँ के दर पर जाएंगे। जब ये बात सुनती है सुमन तो सुमन भी कहीं ना कहीं अपना घर बसाना चाहती है और वो भी उसके साथ बस से उतरकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब आशीष कहता है कि मन्नत करने तो जा रही हो, कम से कम गले तो लग जाओ यार, 4 साल हो गए। और वहाँ पर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि 4 साल निकल गए। सुमन बहुत पतली दुबली हो जाती है, आशीष भी बहुत कमज़ोर सा हो जाता है एक दूसरे की याद में। और दोस्तों यहाँ पर माता रानी की ही यात्रा ने उन दोनों को मिला दिया। दोनों मिल जाते हैं, माता रानी के दर्शन करके घर आते हैं। घर पर परिवार को सब कुछ बताते हैं और आशीष पहले
इस सुमन के घर पर जाता है, इसके माँ बाप से माफ़ी मांगता है, कहता है कि पिताजी मुझे नहीं पता था, माँ ने मुझे कुछ और बताया था। वहाँ पर माफ़ी मांगकर सुमन को अपने घर ले जाता है और यहाँ पर आशीष की माँ भी अब अपनी बहू से कहती है कि बेटी मुझसे गलती हो गई, 4 साल तक मुझे ही पता है मेरे बेटे ने कैसे दिन और रात काटे हैं, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी और मेरे बेटे का घर बसा दो। दोस्तों, एक बिखरा हुआ परिवार, 2 लोग जो अलग हुए थे वो आज मिल चुके हैं, उस परिवार का एक अच्छे से दिन निकलने लगे हैं और सभी हंसी खुशी रहते हैं। कैसी लगी ये स्टोरी आपको? कहते हैं ना कि जो बिछड़े हुए हैं वो एक ना एक दिन मिलते हैं, भले ही देर से मिलें। दोस्तों, दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे, तभी एक दूसरे से मिलते हैं। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो पैसों का घमंड दिखाते हैं और कभी कभी हद से ज़्यादा घमंड दिखाते हैं। कुछ कुछ सासें भी ऐसी होती हैं जो बहू के आगे कुछ और बात होती है लेकिन बेटे को कुछ और बताती हैं। तो सभी माता और बहनों से और माओं से ये कहना है कि आप एग्जैक्ट क्लियर बात बताया कीजिए, क्योंकि उस बहू का भी मान सम्मान होता है और बहुओं से भी कहा है कि उस सास का भी मान सम्मान होता है, उसका भी दिल दुखता है। तो कभी भी अपने बीच में भेदभाव ना करें, मनमुटाव ना करें, क्योंकि रहना तो एक ही साथ है। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ और एक और ऐसी ही नई सच्ची स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये घरेलू स्टोरियाँ होती हैं, इनमें एक एंडिंग अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। आप सोच लीजिए आपको अच्छा पकड़ना है या बुरा पकड़ना है, वो मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। बाय बाय, जय हिंद।